स्लाइड विजिबल है बेटा आप लोगों के पास? जी सर। यस सर, विजिबल है सर। अच्छा, ये तो बताओ किस किस ने बुक इशू करा ली है या खरीद ली है? सर करा लिए इशू लाइब्रेरी से। ये कौन बोला है? सर मैं वसीम। वसीम गुड यार। और इसके अलावा, वसीम के अलावा? सर जी मैंने सर भी जी इशू मैंने करा भी दी। करा लिया। हाँ, सर जी ये मैंने भी फिदा इशू करा दिए ये लाइब्रेरी से। ये फिदा बोल रहा है। जी सर। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपकी आवाज़ें पहचानने लग गया हूँ। अच्छा, फिदा ने करा लिया, वसीम ने करा लिए, दो लोगों ने। अमजद ने भी। मैंने भी करा लिया सर। अमजद ने भी, तीन। सर जी मैंने भी किया है इशू। आप आप कौन बोल रहे हैं? जवाद खान। जवाद ने भी करा लिया। तो बुक देखी है आप लोगों ने? या अभी खोली नहीं है? सर जी कल लाइब्रेरी से उठाया है, अभी तक नहीं देखी। चलो ठीक है। बस बेटा, कहने का मेरा मकसद ये था कि प्लीज़ सारे लोग ये बुक इशू करा लो या ख़रीद लो। बहुत ही ज़रूरी बुक है, सिर्फ इस कोर्स के लिए नहीं बल्कि आगे पूरी इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी कोर्स है। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी बुक है। ये आपके एक एक कोर्स को नहीं, 4-5 कोर्सों को कवर करती है। ये आपके सिग्नल सिस्टम को कवर करती है, ये आपकी थोड़ी बहुत डीएसपी को कवर करती है, ये आपके कम्युनिकेशन को कवर करती है, ये आपके एनालॉग और डिजिटल दोनों कम्युनिकेशन, दो दो मुख्तलिफ कम्युनिकेशन दोनों को कवर करती है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी बुक है प्लीज़। तो बेटा इसलिए मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बल्कि इसमें एक चैप्टर सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी कवर करती है। तो ये बुक प्लीज़ खरीद लें अपने लिए सारे लोग। ठीक है। पीडीएफ में तो मेरे पास ही पड़ी हुई है, नेट पे भी अवेलेबल है और डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। और अगर नहीं मिलती तो मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो पीडीएफ तो पड़ी हुई है, वो तो इशू नहीं है। चलें जी, अभी तक हम बुक के चैप्टर 1 में ही हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले दिन ही बोल दिया था कि इस कोर्स में मैं इस बुक से हिलूंगा भी नहीं, मैं इस बुक को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा। प्रोबेबिलिटी में तो ऐसा होता है कि मैं काफ़ी बुकों को फॉलो करता हूँ। रैंडम प्रोसेसेस का किसी दूसरे बुक से उठाता हूँ, जो कन्वेंशनल प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी जो आपकी बुक वॉलपोल वाली थी उससे उठाता हूँ। और जब कम्युनिकेशन वगैरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं वो क्या कहते हैं उस साहब को, गार्शिया गार्शिया की बुक से उठाता हूँ। तो उधर तो काफ़ी मामला डिफरेंट हो रहे होते हैं। मगर इस कोर्स में मैं स्पेसिफिकली बीपी लाठी साहब की बुक को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, एक एक लाइन को फॉलो करता हूँ, बुक से हिलता भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बेटा बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो इसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम बहुत मज़े के हैं, बहुत मज़े के। इंशाल्लाह जब आपको मैं सॉल्व करने को दूंगा तो आपको करने में मज़ा आएगा। तो अभी तक हम चैप्टर 1 में ही है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे एनालॉग वर्सेस डिजिटल सिग्नल में डिफरेंस बताया गया है। यही बात मैं हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी। और लास्ट लेक्चर में ये बात हमने तब की थी जब मैंने आपको बोला था कि भाई वाई वी आर कन्वर्टिंग टू द डिजिटल वर्ल्ड, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम एनालॉग की दुनिया से डिजिटल की दुनिया में शिफ्ट हो रहे हैं। कोई एक बंदा प्लीज़ जल्दी से रिवाइज करवा दे कि वाई वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग वर्ल्ड। बिल्कुल समराइज कर दे, ब्रीफ सा बता दे, मोटे मोटे पॉइंट। सर जी वो नॉइस डिस्टॉर्शन की वजह से कंटिन्यूअस सिग्नल या एनालॉग सिग्नल में हमारे साथ जो नॉइस ऐड हो जाता है सर, तो उससे फिर रिमूव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम डिजिटल वर्ल्ड में जो है ना चेंज हो जाते हैं सर। ये डिजिटल में आसान होता है। सर डिजिटल में जो है ना, एनालॉग में तो हाँ इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है सर, तो
वो जो नॉइस ऐड हो जाता है उसमें, तो फिर हमारे लिए रिमूव करना मुश्किल होता है सर। और डिजिटल में इंफॉर्मेशन तो कम होती है लेकिन नॉइस हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये बात समझ नहीं आई आपकी, ना इंफॉर्मेशन कम होती है ज्यादा होती है, ये कैसे कह दिया आपने? नहीं, इंफॉर्मेशन एनालॉग के मुकाबले में कम होती है, मतलब कम नहीं होती लेकिन एनालॉग के मुकाबले में कम होती है सर इंफॉर्मेशन जो है। कैसे कम होती है, ये कैसे कह दिया आपने? सर वैसे जो कंटिन्यूअस सिग्नल है वहाँ पे जो है ना हर पॉइंट पे जो है क्या वैल्यू ये होती है सर। अल्फाज मैंने अदा किए थे लास्ट लेक्चर में कि कम हो जाती है? नो सर, आपने नहीं की थी सर, ये वैसी सिग्नल से याद है मुझे थोड़ा सा, सिग्नल क्या ये सिस्टम सही की कह रहा कोर्स है से। कोई और बच्चा? ये कहता है एनालॉग में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, डिजिटल में इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है, तो इस वजह से वो नॉइस का इफेक्ट होता है। क्या इनका आंसर नहीं ठीक है? सर, मेरा नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं था सर। हाँ। सर क्या मेरा मतलब? ये मतलब था सर कि कंटिन्यूअस में जो है ना वो हर पॉइंट पे वैल्यू होती है ना सर। कंटिन्यूस दोनों है बेटा, कंटिन्यूस दोनों है, ये दोनों नीचे बने हुए भी हैं, एक ब्लू पे बना हुआ एक पिंक पे बना हुआ है, दोनों कंटिन्यूस इन नेचर है। नहीं सर, मैं डिजिटल और एनालॉग की बात कर रहा हूँ सर, तो तो ये डिजिटल एनालॉग ही है मेरे बेटा, दोनों कंटिन्यूस इन नेचर है। जी सर। कंटिन्यूस में और एनालॉग में फर्क होता है मेरे भाई। सर सर सिग्नल सिस्टम में तो हमने ये पढ़ा था सर कि जो डिस्क्रीट सिग्नल है सर वो हर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे तो जो है ये ना हमें डिस्क्रीट नहीं है वैल्यू ना दे। मेरे बेटा, ये डिजिटल है। ठीक है सर, ठीक है। सर जी जी। सर डिजिटल में हम बेसिकली दो वैल्यूज को यूज करते हैं, 1 और 0 बाइनरी को। हाँ हाँ। और सर एनालॉग में ये नहीं होता, एनालॉग में सर और भी वैल्यूज वगैरह आती है सर, वो पुराना सिस्टम है, नया सिस्टम डिजिटल है सारा। ये मतलब बाइनरी लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में यही इस्तेमाल होता है सर। और ये नॉइज को खुद ब खुद रिमूव करता है डिजिटल। जी। नॉइज को सर खुद ब खुद वो छोड़ता नहीं है, मतलब जो भी नॉइज आती है उसको रिमूव करने की कोशिश करता है, इसलिए कैसे? डिजिटल ज्यादा वैल्यू। कैसे? सर यही 0 0 1 की इंफॉर्मेशन जाती है तो सर वो उसको रिमूव कर देती है। कैसे वो कौन सा फिनोमेना हमने यूज किया था जो कि रिमूव कर देती है? इसका मतलब है पिछला लेक्चर कोई भी नहीं पढ़ के आया, ऐसा ही है? यार ये कितनी गलत बात है बेटा, आप लोग पिछला लेक्चर पढ़ के ही नहीं आते, तो इस तरह तो हमारे लिए गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेटा रीजन ये थी, प्लीज मेरी बात अब गौर से सुनो, एनालॉग की दुनिया में सिग्नल जो होता है बेटा, उसकी जो शेप होती है वो इटसेल्फ इंफॉर्मेशन होती है। इस सिग्नल में इसकी शेप जो है, आप देखें, ये इसकी जो शेप है हर एक पॉइंट इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब इसमें नॉइस ऐड हो जाएगी और अगर इसकी शेप खराब हो गई, नॉइस तो इसकी शेप लाजमी खराब करेगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन खराब हो गई है। ठीक है? और अगर नॉइस और इंफॉर्मेशन एक ही बैंड में लाई कर रहे हो तो फिर उस नॉइस को रिमूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। वाइल इन केस ऑफ डिजिटल, अगर नॉइस इसकी शेप खराब भी कर दे तो फर्क नहीं पड़ता, सिंपल एक थ्रेशोल्ड की कमांड लगाने से हम दोबारा से ये शेप रिकवर कर लेते हैं। सो डिजिटल सिग्नल्स आर मोर अम्यून टू नॉइस, एनालॉग सिग्नल इतने अम्यून नहीं होते। अब कुछ याद आया या नहीं याद आया? है जी? यस सर। याद आया आप लोगों को? जी यस सर। सर। यार मैं तो आप लोग की बड़ी तारीफ करते रहता हूँ, बाकी टीचर्स को भी की ये बैच बड़ा अच्छा है,
मगर सीरियसली आप लोग तो मुझे मायूस करते जा रहे हो यार। मैं इवन लड़ता रहता हूँ, वो बाकी का शायद पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, मगर मैं फिर भी उनसे लड़ता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं ये बच्चे अच्छे हैं, मगर आप लोग मायूस कर रहे हो। दिस इज सो बैड। इनके पिछला लेक्चर कोई पढ़ के ही नहीं आया। मैंने इवन लास्ट लेक्चर में आपको बैंड बना के दिखाया था, जिसमें मैंने इंफॉर्मेशन और नॉइस को एक ही बैंड में डाल दिया था। लास्ट स्लाइड ऑफ द लास्ट लेक्चर, अगर आपको याद हो। अगर गलती से देख लिया हो आप लोगों ने, तो भाई उसको फिल्टरिंग करना इम्पॉसिबल होता है। उस तरह का कोई फिल्टर डिजाइन ही नहीं हो सकता दुनिया में, एनालॉग की दुनिया में। तो एनालॉग की दुनिया में वो नॉइज रिमूव करना इम्पॉसिबल थिंग होती है। while in digital case it's very easy to remove the noise। ठीक है। दूसरा ये था कि डिजिटल की दुनिया में हमारा खर्चा कम आता है, एनालॉग की दुनिया में हमारा खर्चा बहुत होता है। वहां पे हमारे एनालॉग फिल्टर्स लग रहे होते हैं, एनालॉग एम्पलीफायर्स लग रहे होते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। डिजिटल की दुनिया में हमारा कोई खर्चा नहीं होता। एक अगर आप माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर भी लगा लो तो कितने का आपको पता है, कितने के मिलते हैं। बहुत सस्ता दुनिया, बहुत सस्ती दुनिया है डिजिटल की दुनिया। तो वहां पे इकोनॉमिकल भी है, तो डिजिटल की दुनिया इकोनॉमिकल भी है। तो ये दो मेन रीजन थी, एक इकोनॉमी और एक इम्यूनिटी टू नॉइस, जिसकी वजह से हम दुनिया को शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट क्या कर रहे हैं, बल्कि शिफ्ट हो चुकी है फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल वर्ल्ड। आप समझ आ गई बेटा है? यस सर। अच्छा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कैसे होती है? क्या आप लोगों ने बेटा उधर पढ़ा है इसको, सिग्नल एंड सिस्टम में, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन? है जी? नो सर। अच्छा बेटा, एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन जो होती है सिग्नल की, उसके लिए दो स्टेप्स चाहिए होते हैं। दो स्टेप से आप सिग्नल को कन्वर्ट कर लेते हो डिजिटल सिग्नल में। पहला स्टेप है बेटा सैंपलिंग का, ठीक है। दूसरा स्टेप को बेटा हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है। सैंपलिंग क्या चीज है, क्वांटाइजेशन क्या चीज है, बेटा अभी डिटेल में हम नहीं जा रहे, ठीक है। इधर आपको सिर्फ एक नोशन देना है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा है। ये पहला चैप्टर है, ठीक है, आपके बुक का। तो यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। सैंपलिंग या क्वांटाइजेशन में आपको बाकायदा डिटेल में करवाऊंगा, जिसमें आपने सैंपल को क्वांटाइज भी करना होगा और फिर पूरा सिग्नल को डिजिटल कन्वर्ट करना होगा। मगर अभी यहाँ पे हम सिंपल चैप्टर 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो मोटी मोटी बात करूंगा ताकि आपको सिंपल समझ आ जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है भाई। बेटा सैंपलिंग हम बोलते हैं कि जब हम एक खास सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी के बाद किसी भी एनालॉग सिग्नल्स की सैंपल्स ले लेते हैं, डिस्क्रीट वर्जन ले लेते हैं उसका, ये इंपल्सेस ले लेते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? जब हम किसी सिग्नल को डिवाइड कर लेते हैं बेटा अलोंग एक्स एक्सिस के क्रॉस एक खास टाइम पीरियड के बाद उसका सिर्फ एक सैंपल लेते रहें, तो बेटा इस प्रोसेस को सैंपलिंग कहते हैं। समझ आई बात कोई? अब ये देखिए एम ऑफ टी सिग्नल जो बना हुआ है बेटा, जो स्मॉल डॉट्स में बना हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, ये एक एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। नीचे जो बेटा ये इंपल्सेस ले लिए हैं हमने आफ्टर सर्टेन टाइम, ये देखिए एक खास फिक्स पीरियड के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसकी एक सैंपल उठाते जा रहे हैं, एक एक इंपल्स बनाते जा रहे हैं। ये जो सिग्नल बन गया है बेटा, ठीक है, ये इसको बेटा हम बोलते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सिग्नल। इस डिस्क्रीट सिग्नल जो हमें बेटा नतीजे में मिलता है, ये सैंपलिंग से मिलता है। अब समझ आ गई सैंपलिंग क्या है बेटा या नहीं? यस यस सर, सर। समझ आ गई है सर। अच्छा, ये कैसे अचीव करेंगे भाई, सैंपलिंग कैसे मिलती है? हैं? ये खास टाइम के बाद एक एक सैंपल को उठाना या एक इंपल्स को उठाना, ये कौन डिसाइड करेगा?
हैं जवानों। ये कैसे करते हैं? तो बेटा ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूं कि ये कुछ ऐसे होता है, ठीक है। प्लीज मेरी बात को फॉलो करना। ओहो, ये क्या मुसीबत है। सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी छोड़े मूसा, पहले मुझे पढ़ाने दें। बस वो क्वांटाइजेशन का था। ये बेटा एक एनालॉग सिग्नल है, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर। यस सर। ये एक एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। इसको मैं सैंपल में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसको मैं सैंपलिंग कर रहा हूं। देखिए इसको मैं डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखिए कैसे करता हूं, तरीका देखो। बहुत आसान करके समझा रहा हूं, लंबी अंग्रेजियां नहीं मारूंगा। एंड सो ऑन। ये नीचे मैंने क्या बना ली है, एंड सो ऑन। ये इस तरह चलती जा रही है, ठीक है बेटा। बेटा ये जो नीचे मैंने सिग्नल बनाया है ना, ये जो नीचे मैंने सिग्नल बनाया है, इसको बेटा हम सिग्नल की दुनिया में बोलते हैं ट्रेन ऑफ इंपल्सेस। क्या बोलते हैं? ट्रेन ऑफ ट्रेन ऑफ इम्पल्स। इंपल्स सिग्नल क्या होता है? इंपल्स का तो पता है ना? इंपल्स सिग्नल पता है? हेलो भाई, इंपल्स का पता है? 0 पे 1 इंपल्स सिग्नल का पता यस है सर ना? जी। जी जी। हैं? यस सर। तो बेटा ये ट्रेन ऑफ इंपल्सेस हैं, ये शिफ्टेड इंपल्सेस हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेन ऑफ इंपल्सेस। अब आप लोग मुझे बेटा एक बात बताएं कि इंपल्स सिग्नल की एम्पलीट्यूड क्या होती है? 1 होती है ना? 1 होती है। यस सर। अब बेटा इन दो सिग्नल्स को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लूं तो मुझे जवाब में क्या मिलेगा? कौन बताएगा? सर इम्पल्स सिग्नल। हैं जी, कौन चीता बताएगा? एनालॉग सिग्नल ही आएगा ऊपर वाला। एनालॉग सिग्नल आएगा। माशाल्लाह। कैसे एनालॉग सिग्नल आएगा? सर इम्पल्स सिग्नल ही आएगा। थोड़ा सोच समझ के बोले बेटा सारे। इट्स सर नथिंग ये बट एक दफा सिंपली, इट्स नथिंग बट रिपीट कर सिंपल दें द सर। प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्या आप लोगों को क्योंकि मल्टीप्लिकेशन? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, सिग्नल की मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ी आप लोगों ने? दो सिग्नल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या मिलेगा नीचे? क्योंकि अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऊपर वाला सिग्नल ही आना चाहिए। हाँ, ये कौन बोला? सर खतीजा। खतीजा, वेरी गुड, वेरी गुड। देखें अगर यहाँ पे 1 है तो ये 1 को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जवाब में क्या मिलता है? वही चीज मिल जाती है ना। ऐसा ही है ना मेरे भाई। तो इस इंपल्स को जब हम इस सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो यहां पे इसकी जो भी एम्पलीट्यूड होगी आपको वही का एम्पलीट्यूड का इंपल्स यहां पे मिल जाएगा। मगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के दरमियान तो इस सिग्नल में कुछ भी नहीं है, 0 है। तो यहां से लेके यहां तक क्या मिलेगा?
जीरो जीरो मिलेगा, Zero. आपको कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा बेटा। तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा सिग्नल्स में पॉइंट टू पॉइंट होती है। तो बेटा ये सिंपल पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक एक पॉइंट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दो इंपल्स के दरमियान जीरो होगा, तो जीरो इंटू एनीथिंग यू गेट जीरो। और जब ये वन मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सिग्नल के साथ, तो यहाँ पे इसकी जो एम्पलीट्यूड होगी उसी का इंपल्स यहाँ मिल जाएगा। तो बेटा जवाब में आपको क्या मिलेगा, जवाब में बेटा आपको इस तरह करके एक डिस्क्रीट सिग्नल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा जी? डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट सिग्नल मिल जाएगा बेटा। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट द सिग्नल इनटू डिस्क्रीट। वी जस्ट मल्टीप्लाई द एनालॉग सिग्नल, with the train of impulses, बहुत ही आसान काम। ये लें जी, मैंने इसको डिस्क्रीट नेचर में कन्वर्ट कर दी है। समझ आ गई कि नहीं? आ गई समझ या सोए हुए हो? यार तुम लोग जवाब भी नहीं देते, खुदा के बंदो, किधर रहते हो तुम लोग? समझ आ गई है? यस सर जी। जी सर, आ गया समझ। यार पता नहीं आप लोगों को समझ आता भी है या मैं भी लगा रहता हूँ। ट्रेन ऑफ इंपल्सिस की इक्वेशन क्या होती है? कोई बताएगा? इंपल्स का निशान क्या होता है बेटा? आप लोगों ने कौन सा निशान पढ़ा था? आप लोगों को कोई नजर आ रहा है इसमें? इंपल्स का निशान सिग्मा होता है। है कोई इसमें इंपल्स का निशान? नहीं, इसमें नहीं है। तो इंपल्स का निशान इसमें होना भी नहीं चाहिए, वो तो हम यही यूज कर लेते हैं ना। ठीक है जी, अब ठीक है। जी सर, ठीक है। बेटा ये इक्वेशन होती है ट्रेन ऑफ इम्पल्सिस की। ट्रेन ऑफ इम्पल्सिस इज इक्वलेंट टू, अगर किसी को समझ आ गई कि ये इक्वेशन क्या लिख बोल रही है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इक्वेशन क्या बोल रही है? ये इक्वेशन बोल रही है बेटा कि आफ्टर ये के का वेरिएबल वेरी होता जा रहा है जीरो से लेके आगे, ठीक है। इसमें पहले जीरो आएगी, फिर वन आएगी, फिर टू आएगी। तो आफ्टर एवरी टी एस, ठीक है, आपके पास क्या मिलती जाएंगी? शिफ्टेड इम्पल्सेस मिलती जाएंगी। और जब उन सब शिफ्टेड इम्पल्सेस को सम कर लें तो बेटा हमारे पास ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस इस तरह का एक सिग्नल बन जाएगा। आ गई समझ या नहीं? ये बात समझ आ गई है? यस सर, आ गए। प्लीज खुले दिल के साथ बोलो। नहीं समझ आई तो मुझे आगे ना जाने दो, खुले दिल के साथ बोलो। यस सर जी, नहीं सच में समझ में आ गई है कि कैसे ट्रेन ऑफ इंपल्स बनती है। दैट्स ग्रेट। सिर्फ मूसा को ही समझ आती है, बाकी सब खामोश। सर एक मरतबा दोबारा रिपीट कर दे। यार ये रिपीट वाली कहानी मुझे अच्छी नहीं लगती। सिंपल बताया करो कौन सा पॉइंट, तो बस रिपीट ही कर देता हूँ। ये मैं कर रहा हूँ मेरे बेटा, मुझे पता लग गया था कि किसी को पल्ले नहीं पड़ा। ये क्वेश्चन मेरे नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ आपके उस प्रोसेस की ये एक चीज याद रखें, हर टीचर जिस चीज को विजुअलाइज कराएगा वो मुझे हमेशा समझ में आएगी, ये चीज याद रखें। मुझे इस तो बस क्वेश्चन मूसा फिर मैं विजुलाइज कराऊंगा। मुझे खुद तस्वीरें पसंद है, तस्वीरों से ही समझ आती है। आप बिल्कुल ठीक कहते हो। सच्ची तो आप मेरी बात पसंद है। ये एक इम्पल्स है, ये एक इम्पल्स है बेटा। अगर के की वैल्यू जीरो हो जाए, इस इक्वेशन में के की वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या बनेगा? क्या यही नहीं बनेगा? कौन कहता है कि नहीं?
सर आपने गलत किया। k की वैल्यू 1, k वैल्यू इज 0, यू विल गेट व्हाट? 0 है when k की वैल्यू 0 you get 0। ये कौन बोला है भाई? जब k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा बेटा? टी है सर, ये टी बचेगा ना इस इक्वेशन में? इम्पल्स ऑफ टी बचेगा ना। जी तो इम्पल्स ऑफ हाँ, टी क्या इम्पल्स होती है? है वो इम्पल्स ऑफ टी मैंने बनाया ना। इम्पल्स ऑफ टी क्या ये नहीं होती? t इज इक्वल टू 0 पे 1। बिल्कुल जी यही है। सर। तो फिर बोलो ना मेरे भाई, बोलते क्यों नहीं हो? यही बनेगा ना। समझ आ गई यार? यस आप लोग सर। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे सीरियसली आप लोग बिल्कुल ब्लाइंड लग रहे हैं। आप लोग मुझे बिल्कुल ब्लाइंड लग रहे हो। आ रही है चक्कर समझ सर जी। चक्कर क्या है मेरे भाई? क्या जिंदगी में पहली बार सर, ये इम्पल्स? एप्सिलॉन के साथ जो साइन है, एप्सिलॉन के साथ साइन है ये इम्पल्स का इक्वेशन में। तो वो इतनी देर से मैं क्या लगा हुआ हूँ? ठीक है सर, वो मैं यार ये क्या हो रहा है मेरे भाई? आप लोग क्या मूड है? आप लोग पढ़ना चाहते हो नहीं चाहते? क्या कर रहे हो बेटा आप लोग? क्या आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ सब आपके ऊपर से हो रहा है? नहीं सर जी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी नो है सर। जी, ऐसी बात नहीं है। आपकी है वो चीज जो कि आप बेटा जब विजुअलाइज वो मैं इसमें k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपके पास सिंपल रह जाएगा इम्पल्स ऑफ t। रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा इम्पल्स ऑफ t? यस सर। जी सर। तो इतनी सी बात है भाई, क्या हो गया आप लोगों को? पता नहीं मैथ्स है भाई, मैथ्स के कोर्सेज पास करके आए हो ना। तो ये क्या मैंने ये इम्पल्स ऑफ टी का सिग्नल नहीं बनाया? जी जी बनाया कि नहीं बनाया? जी सर। अब हाँ जब जी k की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या मिल जाएगा आपको? सर, जब के की वैल्यू 1 होगी तो टी t और एस की भी -1। है t-1 का क्यों बेटा? k की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आपको मिल जाएगा t-ts। ऐसा है कि नहीं है? सर, मुझे अभी तक ये नहीं वैसे पता चला। ऐसे ही है। तो बेटा ये अब क्या चीज है? ये क्या चीज है? क्या ये एक शिफ्टेड इम्पल्स नहीं है? इसमें शिफ्ट आ गई है। इस इम्पल्स में कितनी शिफ्ट आ गई है? 1 की। टीएस की। -ts। टीएस क्या चीज है? एनी सैम्पलिंग टाइम। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है कितना रखना है रखो। तो ये सिग्नल इधर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि आपने इसमें टीएस का शिफ्ट दे दिया है। समझ आ गई कि नहीं मेरे भाइयों? यस सर जी। जी सर, अब क्लियर है। अच्छा, अब व्हेन k वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 तो आपको क्या मिलेगा? 2ts। t -2ts। तो ये सिग्नल कहां शिफ्ट हो जाएगी? ये सर जी उतने पे शिफ्ट जाएगी 2 यूनिट्स टू द राइट शिफ्ट जाएगी। 3। परफेक्ट परफेक्ट मूसा, परफेक्ट। एक चीज मुझे ए लेवल से याद है अभी तक के, जब भी आप फंक्शन में से कुछ माइनस करते हैं तो वो राइट की तरफ चला जाता है, और प्लस करते हैं तो वो लेफ्ट की तरफ चला जाता है। ये बातें ना करो, सिग्नल सिस्टम पढ़ के आए हो, ये बच्चों वाली चीजें होनी चाहिए आपके लिए। समझ आ गई बेटा? नाउ व्हेन k इज इक्वल टू 3 आगे क्या होगा? समझ आ रही है आपकी बात? समझ आ रही है मेरी? जी सर, अब समझ यस आया। अब सर। यहाँ पे बेटा एक साइन यूज हुआ है समीशन का। समीशन क्या बोलता है कि इन सबको आपस में क्या करो? सम ऐड कर। एड ऐड करते हैं। सम कर दो। तो जब इन सबको आपस में सम कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ट्रेन ऑफ इम्पल्स। ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस। ये चीज अब आ गई समझ? जी सर, अब आ गई है।
This is how beta the train of impulses signal is generated, and when you multiply the train of impulses with any with any analog signal, आपका सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डिस्क्रीट की दुनिया में। अब समझ आ गई है जी? जी सर आ गई। यस सर। तो बस तक़रीरुल्लाह, आप लोग मुझे कहाँ से कहाँ ले जाते हो। ये चीज़ें मेरे पढ़ाने की नहीं है, क्योंकि मैं एज्यूम करता हूँ कि सब आपको आता है। तो बेटा पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया, डैट इज द सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में बेटा हम ये करते हैं कि हमने इसको ये डिवाइड कर दिया। अब समझ आ गई है आपको ये इस तरह करके, ठीक है? आफ्टर सर्टन टाइम हम क्या कर लेते हैं, उस सिग्नल का एक सैंपल ले लेते हैं। कैसे लेते हैं ये आप अच्छी तरह जानते हो। दूसरा जो स्टेप होता है बेटा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में, डेट इज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन को बेटा अगर मैं सिंपल करके बताऊं ना, क्या होता है कि हम क्वांटाइजेशन में डिस्क्रीट सिग्नल को, क्योंकि सैंपलिंग से क्या होता है, सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है डिस्क्रीट नेचर में। क्वांटाइजेशन क्या करती है, क्वांटाइजेशन उस डिस्क्रीट सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में। ठीक है, क्वांटाइजेशन क्या करता है, उस डिस्क्रीट सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल में। कैसे कि बेटा डिस्क्रीट में क्या होता है कि डिस्क्रीट में एक्चुअली जो एम्पलीट्यूड्स होती है ना, इस इंपल्सेस की जो एम्पलीट्यूड होती है वो वही एम्पलीट्यूड होती है जो कि एनालॉग सिग्नल की होती है। ठीक है, मगर डिजिटल की दुनिया में हमें बेटा क्या करना होता है कि हमें इसको राउंड ऑफ करना होता है। हमें वो इसको इस तरह रैंडम एम्पलीट्यूड्स नहीं चाहिए होती, बल्कि हमें डिजिटल की दुनिया में क्या चाहिए होती है, 0 1 या 1 -1 5 या -5, इस तरह करके। समझ आ रही है ना बेटा? तो हम क्या करते हैं बेटा कि हम इसकी वाई एक्सिस पे, क्वांटाइजेशन में क्या करते हैं, हम वाई एक्सिस पे बेटा लेवलिंग कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, इसकी एम्पलीट्यूड्स को फिक्स कर देते हैं कुछ खास लिमिट्स में। उसको बेटा हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। अच्छा, अब हम बेटा इसकी वाई एक्सिस पे इसकी एम्पलीट्यूड्स को फिक्स कर देते हैं लेवल में। ठीक है, कम या ज्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं एम्पलीट्यूड को, ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर ये 2.5 बन रहा है, ठीक है, तो अगर मेरे डिजिटल सिग्नल सिर्फ 2 और -2 में एग्जिस्ट करता है, तो मैं इस 2.5 को 2 बना दूंगा। समझ आ गई है? इस चीज को बेटा बोलते हैं क्वांटाइजेशन। द लेवलिंग ऑफ सिग्नल अक्रॉस वाई एक्सिस इज द प्रोसेस ऑफ क्वांटाइजेशन, and the division of signal across x-axis is known as the sampling. अब आ गई समझ आएगा? Yes sir. So जी सर आ quantization गई। is the process which convert your discrete signal into the digital signal. ठीक है बेटा, तो ये दोनों स्टेप्स मिला के आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कौन कौन से स्टेप? पहला स्टेप सैम्पलिंग, दूसरा स्टेप क्वांटाइजेशन। I hope कि you got the point कि what I mean by the quantization. डिटेल में करवाऊंगा, मगर अभी सिर्फ आपको नोशन दे रहा हूं। अभी समझ आ गई है, इसकी नोशन समझ आ गई है? Yes जी sir. सर आ गई। The leveling of signal across y axis, ठीक है, across y axis। अच्छा, नीचे बेटा थर्ड बुलेट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, टेक केयर ऑफ नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। इससे क्या मुराद? कभी ये क्राइटेरिया का वर्ड सुने आपने? नाइक्विस्ट क्राइटेरिया का वर्ड कभी जिंदगी में सुने? नहीं सर। नो सर। हैं? नहीं सर। यार क्या करते हो तुम लोग? बेटा नाइक्विस्ट क्राइटेरिया आपको बोलता है, नाइक्विस्ट एक साहब थे जिन्होंने क्राइटेरिया हमें दे दिया था, और उनके क्राइटेरिया के मुताबिक उनका क्राइटेरिया कहता क्या है, जरा प्लीज मेरी बात गौर से सुनना। जब हम किसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है बेटा, तो रिसीवर साइड पे हमने दोबारा उस डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना होता है ना? ऐसा है कि नहीं है? इस बात को मानते हो? यस सर। जी सर। तो नाइक्विस्ट साहब ने बोला कि जब तक आप इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करोगे, क्राइटेरिया क्या है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द मैसेज। मेरी बात गौर से सुनो, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द मैसेज सिग्नल। वो कहता है जब तक आप शुरू में जब आप ट्रांसमीटर साइट पे जो सैम्पलिंग करते हो,
कहता है जब तक आप इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करोगे तो रिसीवर साइड पे आप कभी भी उस डिजिटल सिग्नल से दोबारा अपना एनालॉग सिग्नल रिकवर नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आई है जी? क्या उसने जी नेक्स्ट सर, ने क्या बोला कि जब तक आप उस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को, एफएस स्टैंड फॉर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बेटा, ये सैम्पलिंग जब आप करते हो ना, ये टीएस हमने बोल दिया था ना, तो 1/TS क्या हो जाएगा? एफएस हो जाएगा। एफएस तो वो कहता है कि जब आप उस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को जब तक ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी नहीं करोगे तो आप रिसीवर साइड पे दोबारा उस डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल रिसीव नहीं कर पाओगे। ये बात बिल्कुल उसने ठीक बोली थी। क्यों नहीं कर पाओगे ये बात मैं समझाऊंगा, मगर अभी के लिए नेक्विस्ट क्राइटेरिया समझ गए हो या नहीं? यस सर। मतलब क्या हुआ? यस सर, आगे समझ। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जब आप एफएस, ये जो आप एफएस यहाँ पे, ये टीएस जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है, ये बेटा आपके इख्तियार में नहीं है। ये नहीं हो सकता कि हर कोई अपनी मर्जी का टीएस रखना शुरू कर दे। क्या कहते हैं, मूसा 1 सेकंड का टीएस रख ले और इमरान 2 सेकंड का टीएस रख ले, अरूज 3 सेकंड का टीएस रख ले, हर कोई अपनी मर्जी का टीएस रखता जाए। तो जब हर कोई अपनी मर्जी का टीएस रखता जाएगा तो हर किसी के मुख्तलिफ रिजल्ट आएंगे ना, ऐसे ही है ना? जब हर कोई अपनी मर्जी का टीएस रखेगा हर एक की मुख्तलिफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बनेगी। जब हर एक की मुख्तलिफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगी सबके डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। तो बेटा ये जो एफएस है इसका इख्तियार आप पे नहीं छोड़ा गया, बल्कि आपने क्या करना होता है, आपने नाइक्विस्ट क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है। ठीक है, ये आपके इख्तियार में नहीं रहा। आपने क्या करना है, आपने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को मिनिमम जो रखना है ना, मिनिमम रखना है, वो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मेरी बात गौर से सुनो, प्रेजेंट इन द मैसेज सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल। तो मेरी ये बात समझ आ गई है? किसको समझ आ गई जी? सर थोड़ी थोड़ी आ गई है। नहीं थोड़ी थोड़ी क्या मतलब यार, पूरी बात बताओ ना। कौन क्लेम करता है जो पूरे के मुझे पूरा समझ आ गया? हैं? कौन क्लेम करता है कि उसको पूरा समझ आ गया? बेटा एफएस क्या चीज है? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। वो कहता है, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया कहता है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ये जो इनको आप कितना दूर रखना है, ठीक है, कितना शिफ्ट देना है, वो कहता है कि ये शिफ्ट आप लोगों ने ऐसे देना है, ठीक है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट करनी है कि दिस मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस नहीं होनी चाहिए। अगर लेस हो गया तो आप कभी भी सिग्नल को दोबारा रिकवर नहीं कर पाओगे, उससे दोबारा एनालॉग सिग्नल नहीं बन पाएगा। तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, विच थिंग, twice of the message frequency, twice of the maximum frequency present in the information signal। अब समझ आ गई? जी सर, अब यस सर। यस सर, आ गई है, रुक जाओ, अभी पता चल जाता है, अभी पता चल जाता है मेरे भाई, अभी पता चल जाता है, अभी कोई बताए तो सही। x ऑफ t, मेरी आवाज आ रही? ये एक बेटा मेरा मैसेज सिग्नल है। आप लोग मुझे बताएं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखी है मैंने? 50 सर। 50। अब मुझे बताओ इस मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 है ना? यस सर। तो मुझे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए होगी ट्रेन ऑफ इम्पल्स, मैं सिग्नल को कन्वर्ट कर सकूं डिजिटल में?
100 से मिनिमम ज्यादा कितनी होनी चाहिए चाहिए। होगी? 100 होनी चाहिए सर, 100 100 चाहिए से होगी या 100 से ज्यादा? 100 से ज्यादा। 100 या 100 से ज्यादा। अब समझ आ गई बेटा आपको? जी सर। ये पॉइंट था बेटा नाइक्विस्ट का। नाइक्विस्ट ने कहा नहीं भाई, अपनी मर्जी से सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसियां नहीं रखनी। आप जब तक इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करोगे, आप दोबारा से सिग्नल रिकवर नहीं कर पाओगे। अगर इससे कम आपने रख दिया सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, तो आपका सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, आप कभी भी इंफॉर्मेशन को दोबारा रिकवर नहीं कर पाओगे। डिस्टॉर्ट कैसे होता है वो कहानी बाद में समझाऊंगा, वो बहुत मजे की चीज है। फिल वक्त के लिए समझ गए हो? जी सर। अच्छा, ये कौन बोला जी सर? कौन बोला जी सर? कौन बोला सर से बताओ? सर मैं एहतशाम। एहतशाम, अब आप मुझे एक बात का जवाब देना। एहतशाम, मेरा मैसेज सिग्नल ये है विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 कॉस। अब मुझे बताएं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इस सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए मुझे ट्रेन ऑफ इंपल्सेस की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या रखनी पड़ेगी? एहतशाम, सर जी जी, खुदा के बंदे, छठे सेमेस्टर में हो, आधे से ज्यादा इंजीनियर बन गए हो। आपकी तो बड़ी स्ट्रांग और लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए इस टाइम तक। यूं ही बेटा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तो क्या इंजीनियर बनोगे यार? जो पढ़ाया वही दोबारा पूछो। जी, और कोई बताएगा? सर जी 120 से ऊपर होगी सर, ये फर्स्ट सिग्नल जो है। फर्स्ट सिग्नल कौन सा है, सेकंड सिग्नल कौन सा है? एक ही तो सिग्नल है एक्स ऑफ टी। ये एक सिग्नल है सर, मैं ये 2560T का बोल रहा हूँ। ये एक ही सिग्नल है मेरे भाई, ये दोनों जमा हो चुके हैं, ये अलग अलग सिग्नल नहीं है। इनको तो आप ऑसिलोस्कोप पे प्लॉट करोगे तो एक सिग्नल नजर आएगा, दो अलग अलग सिग्नल नजर नहीं आ रहे होंगे। सर इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और जो इनकी जो फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी बनेगी उसका डबल जो हमारे पास होगा वो ये नेक्विस्ट क्राइटेरिया आएगा। ये सॉल्व कैसे होगा ये जमशेद? तो तुमने एक और नई बहस छेड़ दी है। सर हमारे पास जैसे कि हमने पहले एक ये पहले वाला सिग्नल देखा था एक्स ऑफ टी कास 2 पाई 50t, इसमें तो हमें बाहर नजर आ रहा था कि फ्रीक्वेंसी 50 है और नेक्विस्ट क्राइटेरिया के तो मुताबिक ये आप डबल होनी चाहिए। इसमें नजर नहीं आ रहा कि फ्रीक्वेंसी क्या है? सर इसमें दो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं तो मतलब कि डिफरेंट। या सर तो एक क्या हुआ? 60 और एक सर तो ये क्या हुआ? सिग्नल मतलब तो क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ दो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज क्या आ लफ्ज रही हैं। लिखा गया है? यहाँ पे क्या लफ्ज लिखा गया है? मैक्सिमम मैक्स फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द मैसेज सिग्नल। तो इसमें यस मैक्सिमम सर, तो फ्रीक्वेंसी कौन 200 सी है? 200 आएगी सर, 200 या 200 से ज्यादा। 200 तो भाई बात खत्म हो गई। इतनी सी बात थी, आप लोगों को समझ नहीं आ रही। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सर्च करो भाई उस इंफॉर्मेशन सिग्नल में, तो इस टाइम इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 100 है, तो 100 से अब ग्रेटर रखोगे तो इसमें अब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी रखोगे? 200 या 200 से ज्यादा? अब समझ आ गई? यस सर 200 जरूरी तो नहीं है ना यस मेरे सर। भाई, खुदा के लिए जरूरी तो नहीं है कि मैसेज सिग्नल में एक ही फ्रीक्वेंसी हो, उसमें तो 100 फ्रीक्वेंसी भी हो सकती हैं। ऐसे ही है ना? यस आपने सर किसको सर्च करना है? आपने मैक्सिमम मैक्सिमम को। फ्रीक्वेंसी को सर्च करना है। दिस एम वर्ड स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम। अब बात समझ आ गई? यस सर हाय, पता नहीं क्या ये सर। इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म प्लॉट करके दिखाओ।
मुझे मेरी हेल्प करो, कैसे प्लॉट होगा? फोरियर बना के दो ना, क्या हो गया? फिर सबको साम सूख गया बनवाते हैं सर। हैं? ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, खुदा के बंदो। क्या इसका ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है कि नहीं है? हैं? ये सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है जी। यार क्यों खामोश हो? जी सर वो देख रहे हैं बंद सर वो। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है कि नहीं है? बिल्कुल यही है, अगर 3 होते तो वो तीसरे के लिए बन जाता, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में। फोरियर ट्रांसफॉर्म बेटा जब आप किसी कॉस का लेते हो, यू गेट नथिंग बट यू गेट इम्पल्स एट दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की वो टोन है। तो ये आपके पास 60 हर्ट्ज की कॉज है, ये आपके पास 100 हर्ट्ज की कॉज है, तो एक आपको इम्पल्स मिल जाएगी 60 हर्ट्ज पे, एक आपको इम्पल्स मिल जाएगी 100 हर्ट्ज पे। ठीक है बेटा, तो ये आपने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया है। अब आप मुझे बताओ इसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, नजर आ रही है ना आपको? कितने की है? 100 की है। तो अब आप सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या रखोगे? जो सबसे 200 दूर हो। अब समझ आ गई आपको? जी सर अब आ गई। वैसे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये क्यों बनता है? अगर यही मैं साइन कर लेता तो फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? कॉस की जगह अगर साइन लिख लेता फिर क्या होता? अरे बताओ ना भाई। बताओ ना यार। रहने दो यार, आप लोगों से गप करना बहुत मुश्किल है। सर अगर क्रॉस की जगह आप साइन लिख लेते तो डिपेंड करता है कि आपने सिग्नल कहाँ से शुरू किया है। मैं इस चीज में कंफ्यूज हो गया हूँ कि या तो शायद इसमें इम्पल्स ही होती है अगर आप क्रॉस की जगह साइन लिख लेते, या तो फिर मतलब बस छोड़ो मूसा, आप लोगों ने मेरा दिल दुखा दिया। अब ये इस पे दोबारा गप करेंगे जब कभी मैं फोरियर पढ़ाऊंगा, ठीक है? समझ आ गई बेटा? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की समझ आ गई है? जी सर। नैक्विस्ट सर वो क्राइटेरिया की समझ वैसे आ गई है? बता दो। जी सर। नैक्विस्ट क्राइटेरिया की समझ आ सर रही है? वो हैं? नैक्विस्ट क्राइटेरिया की समझ आ गई है? जी सर आ गई है। चलें आगे चलते हैं। अभी तक खुदा के बंदो घंटा गुजर गया, हमने 2 स्लाइडें कवर की हैं। आप लोग क्या करते हो, मुझे आगे नहीं जाने दे रहे। तो ये बेटा वो कॉन्सेप्ट है सैम्पलिंग और उसका क्वांटाइजेशन का, जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया है। देखें सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप उसको ये स्लाइड में नजर आ रहा होगा आप लोगों को कि आफ्टर एवरी कैपिटल टी आप उसको एक सैंपल्स ले लेते हो ना, और ये कैपिटल टी कैसे डिसाइड करते हो ये भी आपको पता चल गया है। अब मसला क्या होता है कि इसकी जो एक्स वाई एक्सिस पे वैल्यूज आ रही होती है ना, वो रैंडम आ रही होती है। देखें 2.5, 4.4, 5.0, 3.7। तो जब बेटा क्वांटाइजेशन क्या करता है, क्वांटाइजेशन इस वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज होती हैं, देखो उसको भी एक खास लेवल पे ले आता है। देखो 6.5 को उसने बना दिए 7, 3.3 को उसने बना दिए 3, 2.5 को उसने बना दिए 3, 4.4 को बना दिया उसने 4। समझ आ गई है? तो फिर अब नीचे देखो, नीचे क्या हो गए हैं कि एक खास लेवल्स बन गए, रैंडम वैल्यूज नहीं है। तो इसको बोलते हैं बेटा द कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम discrete to digital, and this process is known as the quantization. Clear? यस सर।
आगे चलूं? जी सर। पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होती है बेटा? इसको पीसीएम का नाम दिया जाता है, बहुत मशहूर ज़माना कोडेड मॉड्यूलेशन है। इसकी भी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिंपल टू सिंपल रखना है। ये बेटा प्रोसेस है कि जब हम सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो अब हमने क्या करना होता है बेटा कि उस डिजिटल सिग्नल को दोबारा वेव फॉर्म की शक्ल भी देनी होती है ना, उसको दोबारा कंटिन्यूस सिग्नल तो बनाना होगा ना, ऐसा है कि नहीं है? तो उस डिजिटल जी सर। सिग्नल को दोबारा वेव फॉर्म की शक्ल देने का बेटा एक प्रोसीजर है जिसको बेटा हम बोलते हैं पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन। ये देखिए, ये नीचे वैल्यूज क्या बन गई, बाइनरी बन गई है ना। इन बाइनरी को सिंपल वेव फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं 001 को, तो नीचे की तरफ 3 है, ऊपर एक 1, 0010 तो 00 ऊपर 1। तो दिस कन्वर्जन फ्रॉम बेटा फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड टू वेव फॉर्म, इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन। समझ आ गई? जी। तो सबसे पहला स्टेप हुआ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, दूसरा हुआ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ने क्या कर दिया, डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब उस डिजिटल वर्ल्ड को बेटा वेव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पीसीएम यूज होता है। समझ आ गई? द क्वांटाइज सिग्नल नीड सम सिग्नल वेव फॉर्म, ठीक है। तो उस सिग्नल की वेव फॉर्म देने के लिए पीसीएम को फॉलो करते हैं। पीसीएम का क्या मेथड है वो मैंने आपको बता दी है कि जब 0 होगा तो नीचे की तरफ वेव फॉर्म बनेगी, जब 1 होगा तो ऊपर की तरफ वेव फॉर्म बनेगी, सिंपल सा। तो ये देखिए नीचे बनी हुई है एग्जांपल्स के तौर पे। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट द डिजिटल वैल्यूज इनटू द वेव फॉर्म्स। क्लियर? यस सर। क्लियर है? बोले प्लीज, अगर नहीं क्लियर तो बता दो। क्लियर है सर जी? एक क्वेश्चन है मेरा भी। जी जी पूछें। अच्छा सर, ऐसा है कि देखें कन्वर्जन और क्वांटाइजेशन की तो समझ में आ गई है। जैसे फर्स्ट करें, अगर आप अपनी आवाज का सिग्नल बनाते हैं, उसका एम्पलीट्यूड लेते हैं, फिर उसको छोटी छोटी माइक्रो सेकेंड्स के हवाले से उसको बिलियंस ऑफ पार्ट्स में ये फोन तकसीम करता है, फिर आपकी आवाज मुझे आती है। ठीक है, गलत काम तो नहीं कह रहा, इसमें आपकी एडी कन्वर्जन और क्वांटाइजेशन दोनों हो गए। जी जी बिल्कुल बेहतरीन से। इसमें ये और कि किसी ये का कोई सवाल? एक क्वेश्चन है सर, पीसीएम और बी इज इक्वल टू लॉग टू एल क्या चीज है? बेटा b is equal to the number of bits required to convert। जितने लेवल्स बनते हैं ना आपके, ये लेवल्स हैं बेटा। देखो क्वांटाइजेशन में जब आपके लेवल्स बनते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपका सिग्नल 2 से -2 तक है, तो उसके कितने लेवल हो गए? सिर्फ 2 से -2 तक है, और कोई पॉइंट है ही नहीं उस सिग्नल में, डिजिटल में। तो कितने लेवल हो गए? 2 से -2, 2 से 2 लेवल हो गए ना जी। अगर आपका सिग्नल 0 से 1 है तो कितने लेवल हो गए? 0 से 1 है तो सर जी फिर 1 लेवल हो गए। 2 लेवल हो गए ना, या 0 है या 1 है, फिर भी 2 लेवल हो गए। ऐसे ही है ना मेरे भाई? अगर 1 से -1 हो गए, कितने लेवल हो गए? हैं? बताएं ना बेटा, सिग्नल्स की लेवल्स की बात हो रही है कि आपने y एक्सिस पे कितने लेवल्स बना दिए बेटा। ठीक है, इस सिग्नल में आप देख सकते हैं कि आपके पास 4 लेवल्स हैं, या उसकी वैल्यू 7 होगी, या उसकी वैल्यू 5 होगी, या उसकी वैल्यू ये 4 होगी। ये इन्होंने क्या कर दिया देखिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 इतने लेवल्स बना दिए। इसके दरमियान में कोई वैल्यू नहीं हो सकती। 1.5 नहीं हो सकता, 3.3 नहीं हो सकता, 5.2 नहीं हो सकता। लेवल सिर्फ यही हो सकते हैं, यही वैल्यूज हो सकती हैं। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 पॉइंट का डिफरेंस दे दिया। तो इधर बेटा लेवल एल कितने हैं बेटा? 7 है। तो आपको कितनी बिट्स चाहिए होंगी टू कन्वर्ट दैट? तो आप इधर log of 2 7 कर लोगे तो आपको नंबर ऑफ बिट्स आ जाएंगी। समझ आ गई? बेटा ये बात की बातें, प्लीज अभी डिटेल में ना जाओ, ठीक है। सिंपल इतना सोचो कि लेवल्स क्या होती हैं, कि आपने y एक्सिस पे कितनी लेवल्स कर दी हैं।
समझ आ गई है? वाई एक्सिस पे कितनी वैल्यूज हैं सिग्नल की, उसको एल बोलते हैं। कितने बिट्स चाहिए होंगे सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए, आप उसको log of 2 ले लेते हो तो आपके पास नंबर ऑफ बिट्स आ जाती हैं। अभी तक इतना ही रखो, आगे हम डिटेल में पीसीएम करेंगे। अभी समझ आ गई है? जी सर जी यहाँ तक। इतना रखो, अभी Yes, आगे sir. देखी जाएंगी बेटा। दिस इज दिस चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब बेटा हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, दैट इज दी चैनल इफेक्ट, सिग्नल टू नॉइस रेशियो एंड कैपेसिटी। हमने बेटा अब इन तीन चीजों को पढ़ना है, ठीक है? सिग्नल टू नॉइस रेशियो हमने मालूम करनी है, चैनल इफेक्ट को मालूम करना है, और कैपेसिटी मालूम करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइस। मैंने आप लोगों को बोला था कि किसी भी कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है हमारे पास, वो होता है बेटा नॉइस का। नॉइस हर जगह आती है, नॉइस और डिस्टॉर्शन हर जगह आती है, ठीक है? तो अब बेटा उस नॉइस को हम मेजर कैसे करते हैं, उस डिस्टॉर्शन को हम मेजर कैसे करते हैं, ठीक है? उसको मेजर करने का तरीका क्या है हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में? बेटा उसको हम मेजर करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर, BER से, बिट एरर रेट से। इसको हम बोलते हैं बिट एरर रेट, BER, ठीक है बेटा? बिट एरर हमें क्या क्या बताता है? बिट एरर रेट हमको ये बताता है कि कितनी अच्छी हमने कम्युनिकेशन की या कितनी बुरी हमने कम्युनिकेशन की। जब हमने एक डिजिटल डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा, तो बिट एरर रेट हमको ये बताएगा कि कितनी अच्छी आपने कम्युनिकेशन की, कितने परसेंट आपने डाटा एक्यूरेट रिसीव किया और कितने परसेंट आपने डाटा गलत रिकवर किया। समझ आ रही है बेटा? इसको कैसे निकालते हैं बेटा? इट इज सिंपल, द रेशियो ऑफ एरर बिट्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ बिट्स। समझ आ गई? अरे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? नहीं, पहले मुझे खत्म करने दें। किस चीज की रेशियो है बेटा? एरर बिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बिट्स। अब देखें बेटा, आपने भेजा 0011, जो सेंड किया आपने, मगर आपने रिसीव किया अब आप मुझे बताएं कि इसकी BER क्या निकलेगी? आपने सेंड किया 0011, मगर रास्ते में नॉइस ऐड हो गई, इस नॉइस ने इसको चेंज कर दिया और आपने रिसीव कर लिया 0111। ऐसे ही है ना? 1/4 आपकी कितनी बिट्स एरर में आ गई हैं? सर, 1/4 1/4। ठीक है बेटा? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दी बिट एरर रेट। बिट एरर रेट से बेटा पता लगता है कि भाई आपका कितना एरर आ रहा है। समझ आ गई सर जी या नहीं? क्या सकते हैं? इसका बिट एरर रेट क्या होगा अगर रिसीविंग ये हो जाए? 2/4, 2/5। 1/2 आ जाएगा। ऐसा ही है? यस। अब क्या होगा? 3/4। 3/4। अगर मैं अभी जो रिसीव किया है आपने, इन्वर्टर से गुजार दूं, इसी बिट्स को इन्वर्टर से गुजार दूं, तो क्या मिल जाएगा? ओरिजिनल बिट्स जो सेंड की थी। यही मिल जाएगा? यही मिल जाएगा कि नहीं? यस सर। अब इसका BER निकालो।
क्या निकाले? 1/4 1/4 आपका एरर क्या हो गया? आपका एरर क्या हो कम गया बेटा? हो गया। कम हो गया कम हो सर। गया। क्या हो गया? क्या हो गया? बताओ ना। या कम हो कम गया। हो गया। कम हो गया है बेटा। तो ये बेटा एक डिजिटल कम्युनिकेशन की बड़ी खूबी होती है कि अगर आपका बिट एरर रेट बेटा 50% से ज्यादा हो जाए ना, किससे ज्यादा हो जाए? 50 से ज्यादा हो जाए। 50 से ज्यादा हो जाए तो आप क्या करो, उसको सिंपल इन्वर्टर से गुजार दो तो आपका एरर रेट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें बिट एरर रेट कितना हो गया बेटा? 75% हो गया ना? ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है सर। तो जब आपने उसको इन्वर्टर से गुजार दिया तो आपका एरर कितने फीसद पे आ गया? 25 तो बेटा वर्स्ट बिट एरर रेट कितना 25 पॉसिबल है कम्युनिकेशन की दुनिया में, डिजिटल कम्युनिकेशन की दुनिया में? सबसे बुरा एरर कितना पॉसिबल है? ये मैंने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, आप लोगों से सवाल पूछना था मैंने। वर्स्ट बिट एरर रेट कितना पॉसिबल है डिजिटल कम्युनिकेशन की दुनिया में? 25% है 50% बेटा। जब 50% भी पॉसिबल है, उसके बाद अगर आपके पास एरर ज्यादा होगा आप उसको सिंपल इन्वर्टर से गुजार लेते हो और आपका बिट एरर रेट कम हो जाता है। समझ आ गई? जी। क्लियर जी? समझ आ गई कि नहीं? यस सर जी। है? यस सर। तो बेटा यस सर आ गई। the worst bit error rate possible in digital communication system is 50%। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपने कंडीशंस लगाई होती हैं अपने कंट्रोलर में कि व्हेन द एरर इज ग्रेटर देन 50% जस्ट पास टू द इन्वर्टर, तो आप उसको इन्वर्टर से गुजार लेते हो, आपका एरर एकदम कम हो जाता है। अब आप खूबियां देख रहे हो डिजिटल कम्युनिकेशन वर्ल्ड की, हैं जी? यस जी क्या सर। ये सर। चीज पॉसिबल थी एनालॉग की दुनिया में? नो, उस तरह नहीं That's थी। right. तो क्या मैं ये कंट्रोल जी कर दूं? समझ आ गई ना? वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है आपका लेक्चर, आपकी स्लाइडें खराब हो जाएंगी, क्या कहते हो? या ऐसे ही रहने दूं? सर ऐसे ही रहने दो। या रिकॉर्डिंग तो होती है ना आपके पास? हैव द रिकॉर्डिंग नो? यस सर। वैसे मुझे चाहिए कि ये काम मैं ना एक्स्ट्रा स्लाइड में किया करूं। तो समझ आ गई है बेटा? मेजर ऑफ डिस्टॉर्शन BER की समझ आ गई है? प्लीज ज्यादा दिमाग पे ना लेना, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर बेटा? BER बिट एरर रेट की समझ आ गई, कैसे निकालते हैं? यस सर। यस सर। लो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, मुझे आप लोगों की तवज्जो चाहिए होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। हम मैथमेटिकल मॉडल बनाने जा रहे हैं चैनल का, ठीक है? चैनल से मुराद पता है ना आपको क्या होती है? क्या होती है जी चैनल से मुराद? पाथ जो पाथ, जिसके थ्रू बेटा हमने मैसेज सिग्नल को भेजना होता है और वो रिसीवर साइड तक पहुंचता है, ठीक है? अब हम उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाने जा रहे हैं और आप लोगों को पता है कि उस चैनल में क्या होता है, उस चैनल में इंफॉर्मेशन सिग्नल के साथ नॉइज ऐड हो जाती है, ठीक है? तो अभी हमने उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाना है, तो प्लीज़ आई नीड योर अटेंशन। देखें बेटा, तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पे, इसलिए देखें पहला बुलेट ये लिखा हुआ है, 3 की पैरामीटर्स फॉर अ रिलायबल कम्युनिकेशन। और एनी कम्युनिकेशन बेटा यू नीड 3 की पैरामीटर्स। हमें 3 की पैरामीटर से बहुत गर्ज होता है। कौन कौन से की पैरामीटर्स हैं? प्लीज़ मेरी बात गौर से सुनना। S of t beta, incoming signal, the information signal. The very first parameter which is important for communication is the power of this signal. P, power of information signal, और ये इसके यूनिट्स हो गए वाट में। समझ आ गई? पहला पैरामीटर समझ आ गया?
इंफॉर्मेशन सिग्नल की पावर। क्लियर जी? हाँ जी। यस सर। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन बेटा, जो नॉइज आपकी ऐड हो रही है सिग्नल में, उसकी पावर, और उसको बेटा रिप्रेजेंट किया गया है एनपी से। एन द कैपिटल एन रिप्रेजेंट नॉइज एंड द स्मॉल पी रिप्रेजेंट पावर, नॉइज की पावर। समझ आ गई बेटा? नॉइज की पावर को सही। बेटा एन नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉइज हम कौन सी कंसिडर करेंगे? जब भी बेटा हम किसी मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं ना ये चैनल की, तो इसमें हम नॉइज को जब भी कंसिडर करते हैं बेटा, हम गॉसियन नॉइज को कंसिडर करते हैं। गॉसियन नॉइज का कभी आपने नाम सुना है? वाइट नॉइज या गॉसियन नॉइज? ये देखें, नहीं सर। थर्ड बुलेट में लिखा हुआ है, सच चैनल्स आर कैरेक्टराइज्ड मैथमेटिकली एज अ लीनियर फिल्टर चैनल विद एडिटिव वाइट नॉइज, या ब्रैकेट्स में लिखा है गॉसियन नॉइज। इस नॉइज को हम हमेशा कंसिडर करते हैं गॉसियन नॉइज या वाइट नॉइज बोलते हैं इसको। उसकी जो पावर होती है बेटा, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन नॉट से, एन नॉट से। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बेटा, दैट इज द बैंडविड्थ, बी, दिस बी, ये जो बी है बेटा, बी। बैंडविड्थ किस चीज की? बैंडविड्थ बेटा इस लीनियर फिल्टर की जो कि आप शुरू में लगाते हो, इस लीनियर फिल्टर की, जिसको आप पहले बहुत शुरू में लगाते हो, जिससे आप सबसे पहले अपना सिग्नल गुजारते हो। इस सिग्नल की जरूरत क्यों पड़ी? इस फिल्टर की जरूरत क्यों पड़ी? इस फिल्टर को हमने क्यों लगाया? कोई बता सकता है? इसका जवाब है बेटा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, पढ़ें जरा। H5 filter is used to ensure that transmitted signal do not exceed specified bandwidth limit. हाँ, और उसके नीचे सब बुलेट में क्या लिखा हुआ है? So they may not interfere with each other. हाँ बेटा, इस फिल्टर की जरूरत जब भी हम डाटा को बेटा कम्युनिकेट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो बेटा सारी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो हमेशा उनके खास फिल्टर एलोकेट किए जाता है, जिसको बेटा ये लीनियर फिल्टर का नाम दिया जाता है। इस लीनियर फिल्टर का काम क्या होता है? इसका काम ये बेटा होता है कि वो आपके उस मैसेज सिग्नल को एक स्पेसिफाइड बैंडविड्थ से आगे नहीं जाने देता, उसको अपनी हद से क्रॉस नहीं करने देता। उसको कहता है कि भाई आपने अपनी बैंडविड्थ में ही रहना है, क्योंकि बेटा अगर वो मैसेज सिग्नल उस बैंडविड्थ से आगे निकल गया तो क्या हो जाएगा कि वो किसी दूसरे की बैंडविड्थ में चला जाएगा, जो कि हुकूमत ने किसी और को भेजी हुई है। समझ आ गई है? तो फिर होगा क्या कि एक मैसेज सिग्नल दूसरे बैंडविड्थ में चला जाएगा, तो उस दूसरे मैसेज सिग्नल के साथ इंटरफेयर कर लेगा और दोनों के मैसेज सिग्नल क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अब आप मेरी बात समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल बेटा FM 99 है और FM 100 है, तो क्या होगा बेटा कि जब आप अपनी मैसेज FM 99 के थ्रू भेजोगे तो वो एक खास फिल्टर से गुजरेगा जो कि सिर्फ 99 हर्ट्ज तक ही उसको मैसेज अलाउ करेगा। समझ आ गई है? और 100 वाला जो होगा, 100 मेगाहर्ट्ज वाला जो FM होगा, वो उसको 100 की बैंडविड्थ में जाने देगा। अगर ये फिल्टर ना होता तो क्या होता कि मैसेज सिग्नल शायद दूसरे के बैंडविड्थ में चला जाता। समझ आ जाती है? तो फिर क्या हो जाता है कि बेटा वो आपस में इंटरफेयर कर सकते थे। तो इसलिए कि मैसेज सिग्नल एक्सीड ना करे अपनी बैंडविड्थ लिमिट्स को, हम शुरू में एक फिल्टर लगा देते हैं जिसको H या लीनियर फिल्टर का नाम दे देते हैं। ठीक है बेटा? तो वो उसको हद क्रॉस करने नहीं देता। समझ आ गई? क्लियर और नॉट? ओके यस सर जी। यस सर, क्लियर है जी? सर ये तो क्लियर हो गया। बैंड यस सर। प्लीज मूसा, प्लीज थोड़ी देर रुक यस जाओ बेटा, सवाल में लेता हूँ, सवाल में लेता हूँ, पहले मुझसे पूछ लेने दो बाकी बच्चों से। सबको समझ आ गई? एनी क्वेश्चन जी टिल नाउ? 3 पैरामीटर समझ आ गए? बस मैं 3 पैरामीटर समझाना चाह रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी रिलायबल कम्युनिकेशन। The very first parameter, the power of incoming signal. The second parameter, the power of noise. The third parameter, the bandwidth of the filter. समझ आ गई तीनों फिल्टर्स की और तीनों पैरामीटर्स की? जी सही, सर, लास्ट समझा दे सर।
कौन सा? सर ये सेकंड लास्ट और ये थर्ड वाला। सेकंड लास्ट कौन सा? सर ये such channels are characterized mathematically। सर ये वाला, ये लास्ट वाला। वो तो उधर तो भाई मैं बेटा भी पहुंचा भी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ पहले 2 बुलेट्स अभी कवर किए। सर थर्ड वो बुलेट समझ पे आ जाओ, थर्ड बुलेट पे आ जाओ कि सच चैनल आर कैरेक्टराइज मैथमेटिकली एज अ लीनियर फिल्टर चैनल विद एडिटिव नॉइज। बेटा इस पॉइंट का सिर्फ मतलब ये है कि जब भी हम किसी चैनल की मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं तो जब हम नॉइज़ जो ऐड कर रहे होते हैं ना, जो नॉइज़ हम ऐड कर रहे होते हैं, तो नॉइज़ तो बेटा बहुत किस्म की है। तो उस नॉइज़ को हम कौन सी नॉइज़ लें? तो बेटा जो दुनिया का स्टैंडर्ड है, जो दुनिया का स्टैंडर्ड है, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को जब चेक किया जाता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज़, तो बेटा उसमें ना एडिटिव वाइट नॉइज़ ऐड की जाती है। कौन सी नॉइज़ ऐड की जाती है? एडिटिव वाइट नॉइज़, जिसको गॉसियन नॉइज़ भी बोला जाता है। बस सिंपल इस कहने का मतलब ये है कि हम जो यहाँ पे चैनल की मैथमेटिकल मॉडलिंग करने वाले हैं, इस चैनल को हम करेक्टराइज कर रहे हैं कौन सी नॉइज़ से? हम कर रहे हैं गॉसियन नॉइज़ से। क्लियर है जी? क्लियर? गॉसियन नॉइज़ कौन सी नॉइज़ है बेटा? उसकी पावर क्या होती है? एन नॉट होती है। कहां से आया एन नॉट? क्या चीज होती है? बाद की बात है, बस अभी तक सिंपल ये समझ जाओ कि नॉइज़ की पावर है एन नॉट। क्लियर? समझ आ गई? आगे चलूं? सर The last bullet beta, these 3 parameters combine to give SNR, the very important thing। SNR क्या होती है बेटा? सिग्नल टू नॉइस रेशियो। SNR क्या होती है? सिग्नल टू नॉइस रेशियो। जब बेटा आप डाटा रिसीव करते हो, मेरी बात गौर से सुनना, जब आप डाटा रिसीव करते हो तो आपने अगर चेक करना हो कि भाई आपने कितनी अच्छी तरीके से नॉइस की यानी कि कितना अच्छी कम्युनिकेशन की, तो बेटा चेक किया जाता है कि उस सिस्टम की एसएनआर क्या थी। देखें एसएनआर से क्या होता है बेटा? एसएनआर के नाम से ही पता लग रहा है कि किस चीज की रेशियो है, किस चीज की रेशियो है? सिग्नल टू नॉइज रेशियो, सिग्नल टू नॉइज noise रेशियो। ratio. So it is nothing but the ratio of signal power divided by the noise power। तो सिग्नल की पावर किसके रिप्रेजेंट कर रहे थे बेटा? हम P से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये आ गई सिग्नल की पावर डिवाइडेड बाय नॉइस की पावर। तो नॉइस की पावर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? N नॉट B से। तो इट इज नथिंग बेटा बट द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू द नॉइस पावर। नॉइस पावर। क्लियर हो गया? जी सर। अब अगर Yes. आपकी नॉइस बेटा स्ट्रांग होती जाएगी, मतलब एन नॉट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा? आपकी एसएनआर अच्छी होती जाएगी या बड़ी होती जाएगी? एन नॉट जब स्ट्रांग होता जाएगा, एसएनआर की वैल्यू क्या होती SNR कम जाएगी? होती रहेगी। कम होती जाएगी, कम होती कम होती जाएगी। जाएगी। ठीक है बेटा? और अगर आपकी इंफॉर्मेशन सिग्नल ज्यादा तगड़ी होगी या नॉइस कमजोर होगी, तो एसएनआर क्या होगी? बढ़ती जाएगी सर, अगर पावर एसएनआर बढ़ती जाएगी। तो बेटा जब लोग कम्युनिकेशन की दुनिया में कहते हैं कि एसएनआर अच्छी है, भाई मेरी एसएनआर अच्छी है, तो उसका अच्छी का मतलब ये होता है कि उसकी जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो ज्यादा पावरफुल है। और जब वो कहता है कि मेरी एसएनआर बहुत पोर आ रही है, मेरी एसएनआर बहुत कम आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि इसकी नॉइस डोमिनेंट है। अब समझ आ गई बेटा मेरी बात? जी सर। जी सर। एसएनआर का कम या ज्यादा होना अब आपको समझ आ गया कि क्या शो करता है? इट शोज के वेदर योर नॉइस इज डोमिनेंट और इट शोज के वेदर योर सिग्नल इज डोमिनेंट। क्लियर जी? यस सर, क्लियर। वेरी गुड जी। तो एक बात किसी ने पूछी नहीं मुझसे, किसी ने भी नहीं पूछी कि सर ये एन नॉट के साथ बी क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? बी तो बैंडविड्थ था, ये बैंडविड्थ था। नॉइस पावर को NP is equal to N naught into B। B is bandwidth, bandwidth is word, bandwidth was the filter of this, इस फिल्टर की बैंडविड्थ थी। एक्चुअली बेटा इसका जवाब ये है कि जब भी नॉइस की पावर को कंसिडर करते हैं ना कम्युनिकेशन में, ठीक है,
तो हम उसको बैंड लिमिटेड कंसिडर करते हैं, हम उसको उसी बैंड में कंसिडर करते हैं जिसका आपने फिल्टर यूज किया होता है। ठीक है, तो हम उस नॉइस की पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं उस बैंडविड्थ के साथ जो कि इस फिल्टर की बैंडविड्थ होती है। इसको हम बेटा बोलते हैं कम्युनिकेशन की दुनिया में बैंड लिमिटेड नॉइस। क्लियर हो गया जी? बात समझ आ गई? समझ आ गई? यस सर। फिर सारे खामोश हो गए। एक्चुअली बेटा नॉइस क्या होगा, नॉइस तो हर जगह एग्जिस्ट करेगी ना, पूरे बैंड में नॉइस एग्जिस्ट करती है, ऐसा है कि नहीं है? जी सर। मगर आप इसमें उस वाली नॉइस को सिर्फ कंसिडर करोगे जो कि आपकी बैंडविड्थ में आ रही है। अब समझ आ गई? यस सर। तो उसका हल ये है कि हम उस नॉइस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं उस बैंडविड्थ के साथ, तो उसमें एनपी में सिर्फ वही नॉइस आ जाएगी जो कि उस खास बैंडविड्थ में होगी। नहीं समझ आई ना? आ गई समझ सर। आ गई है। गई गई सर, आ समझ। गई। आ गई है? बनाऊं मैं पेंट में चला जाऊं दोबारा से? नहीं सर। मुझे वैसे भी तस्वीरें बनाने का बड़ा शौक है, बनाऊं या ना बनाऊं? समझ आ गई है? बनाऊं या नहीं बेटा? बना हैं? नहीं रहे सर, सर आ जी। गई। आ गई है? चलो यार, एक फरमाइश आई थी कि बना दे तो बना ही देता हूँ। ये बेटा नॉइस की बैंडविड्थ में बनाने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा? गॉसियन नॉइस की बैंडविड्थ जो होती है ना, बैंडविड्थ तो हम हमेशा फ्रीक्वेंसी डोमेन में बनाते हैं, ये पता है ना ये बात है जी? यस सर, पता है सर। यस सर, ये नॉइस जो पता है। होती है ना, गॉसियन नॉइस की बैंडविड्थ बेटा, उसकी करेक्टरिस्टिक ये है, उसकी खूबी ये है कि उसमें दुनिया की हर एक फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? दुनिया की हर एक फ्रीक्वेंसी होती है। इतनी बुरी नॉइस है ये गॉसियन नॉइस कि बेटा इसको कहा जाता है द वर्ल्ड वर्स्ट नॉइस, दुनिया की सबसे खराब तरीन नॉइस। इसलिए बेटा जब हम किसी मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं किसी चैनल का, तो हम उसमें उसको चेक करने के लिए उसमें दुनिया की सबसे गंदी नॉइस डाल देते हैं, और हम कहते हैं कि अगर इसने इस दुनिया की सबसे गंदी नॉइस में भी परफॉर्म कर दिया ना, तो इसका मतलब है ये कहीं भी परफॉर्म कर जाएगा। तो इसको हम गंदी क्यों बोलते हैं बेटा? हम उसको दुनिया की वर्स्ट नॉइस क्यों बोलते हैं? हम उसको इसलिए गंदी बोलते हैं, वर्स्ट नॉइस बोलते हैं, क्योंकि बेटा उसमें दुनिया की हर एक फ्रिक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। अब आई बात समझ बेटा? हाँ या नहीं? तो इसको बेटा चूंकि इसमें हर एक नॉइज एग्जिस्ट करती है, ये बैंड है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये बी था, बैंड लिमिटेड, यहां से लेके यहां तक मेरा बैंड था, ये मेरी बैंडविड्थ थी, ठीक है, ये मेरी बैंडविड्थ थी मेरे भाइयों। तो इसको जब मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस नॉइस को इस बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं नॉइस का सिर्फ ये वाला पोर्शन उठा लूंगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। ये देखिए हर जगह ये जीरो है ना, तो जब इस सिग्नल को और इस सिग्नल को मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो मुझे नॉइस का कौन सा पोर्शन मिल जाएगा? सिर्फ सिर्फ इस बैंडविड्थ में जो आ रहा है, सिर्फ ये वाला पोर्शन। क्लियर हो गया या नहीं? जी सिर्फ ये वाला सर। पोर्शन। जी सर। यस सर। इसको बेटा बोलते हैं बैंड लिमिटेड नॉइस, कि नॉइस का सिर्फ वो पोर्शन उठाना जो कि उसकी बैंडविड्थ में आ रहा है, बाकी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्लियर हो गया बेटा? यस सर। यस अब जरा आओ ना, इधर एक वर्ड यूज किया गया था वाइट नॉइस। इसको वाइट नॉइस क्यों बोला जाता है गॉसियन नॉइस को?
बेटा इसको वाइट नॉइस इसलिए बोला जाता है कि जैसे इस जब आप किसी वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हो तो क्या हो जाता है, कोई बताएगा? डिफरेंट कलर्स स्प्रेड हो, 7 कलर्स। कलर स्प्रेड हो जाते हैं। वाइट लाइट देखने में तो वाइट लाइट नजर आती है, मगर उसके अंदर दुनिया का हर एक कलर छुपा होता है। ऐसा है कि नहीं है? देखने में वो जी सिर्फ सर। वाइट कलर है, मगर वो बहुत रिच कलर है, उसमें हर एक कलर एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा, इसलिए बेटा इसको हमने व्हाइट नॉइस का नाम दे दिया है। देखने में तो ये बड़ी सिंपल नॉइस होगी, मगर इसमें दुनिया की हर एक फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, हर एक नॉइस एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसको इसलिए दुनिया का वर्स्ट नॉइस बोल दिया गया है। अब आ गई बात समझ? यस सर। That's why beta this Gaussian noise is known as the white noise because it contain every frequency component, और इसमें दुनिया की हर एक नॉइस छिपी होती है। बहुत ही बुरी नॉइस है, इसलिए इसको वाइट नॉइस का नाम भी दिया जाता है। वाइट का नाम उन्होंने इसलिए दिया है कि ये वाइट लाइट से, कि जब वाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं स्प्लिट इनटू मैनी, तो इसलिए सेम विद द गॉसियन नॉइस भी अपने अंदर दुनिया की हर एक बुरी नॉइस लिए फिरता है, उसमें हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद है। ठीक है, तो आप समझ आ गई गॉसियन नॉइस की, एडिटिव वाइट नॉइस की? समझ आ गई है कि नहीं? यार मैं चाहता हूं कि मेरी स्लाइड पे जो एक एक वर्ड लिखा हो ना, आपको एक एक वर्ड की समझ आए। मैं कोई भी चीज आगे ना गुजारूं, वो ना इंसाफी होगी। तो इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा होता हूं, तो प्लीज एक्नॉलेज कर दिया करो मेरे भाइयों। सिग्नल टू नॉइस रेशियो की समझ आ गई है कि ये कैसे आया है? ये वाली चीज समझ आ गई है, पी नॉट डिवाइडेड बाय एन नॉट बी कैसे आया है? जी सर आ यस गई। सर। एन नॉट को हमने बी से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये समझ आ गई? जी Yes, सर sir. गुड यार, समझ आ गई। गुड यार। वैसे मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है, ये तो आपको बाय डिफॉल्ट समझ आनी चाहिए। इक्वेशन समझ आ गई, आर ऑफ टी की इक्वेशंस कैसे निकाली है इसने? ये समझ आ गई है? आर ऑफ टी की इक्वेशंस कैसे निकली हैं? यस सर। ये तो सिग्नल सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बेटा। जब भी हम किसी सिग्नल को फिल्टर से गुजारते हैं बेटा, तो आपस में कन्वॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए एस ऑफ टी और एच ऑफ टी आपस में क्या हो रहे हैं, कन्वॉल्व हो रहे हैं टाइम की दुनिया में, और आगे इसमें नॉइस ऐड हो रही है, प्लस एन ऑफ टी कर दिया है। तो ये देखिए कन्वोल्यूशन का फार्मूला लगा दिया, सिंपल एन ऑफ टी ऐड हो रहा है। ठीक है, वेरी सिंपल बेटा। ये यही चीज है जो कि थोड़ा खूबसूरत बयान करके दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात की गई है कि जब आपने किसी एक इंफॉर्मेशन दूसरी जगह भेजनी हो, तो आप क्या करते हो कि आप पहले उसको वो करते हो, बिट डिजिटल में कन्वर्ट करते हो, बिट्स बन जाती हैं, फिर मॉड्यूलेटर में गुजारते हो। मॉड्यूलेशन क्या करता है, एस ऑफ टी क्या करेगा, फिर उसी तरह फिल्टर से गुजरेगा, जो मैंने आपको बता दिया है। फिल्टर में क्या होगा, नॉइज ऐड होगा, नॉइज के आगे आर एफ टी बनेगा, वो अब फिर वो डीमॉड्यूलेशन होगी। वही बात है, मगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से बयान किया गया है। तो इसमें इस फिल्टर का जो रिस्पॉन्स है एच ऑफ एफ का, उसकी बैंडविड्थ ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जिस्ट करती है। वही बात है, मगर थोड़े अच्छे तरीके से बयान की गई है। समझ आ गई है? जी सर। चलें जी आगे चलें। ये बेटा इस स्लाइड में मैंने अब आपको एडिटिव वाइट नॉइस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइस क्या होती है। बेटा मैंने आप लोगों को बोल दिया कि दिस इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड वर्स्ट नॉइस। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, देखिए यहाँ पे बुलेट लिखा हुआ है, कंसिडर्ड एज वर्ल्ड वर्स्ट नॉइस, दुनिया की सबसे बुरी तरीन नॉइस कंसिडर किया जाता है वाइट नॉइस को या गॉसियन नॉइस को। इसके दो नाम है, इसको वाइट नॉइस भी बोला जाता है, इसको गॉसियन नॉइस भी बोला जाता है। इसकी शक्ल बेटा ये यहाँ पे दिखाई गई है, कोई बहुत ही बुरी किस्म की शक्ल होती है, रैंडम सी अजीब अजीब सी शक्ल होती है। ठीक है बेटा, जब चूंकि ये नॉइज जो है ये रैंडम इन नेचर है, ये एक रैंडम सिग्नल है, तो रैंडम सिग्नल्स की रैंडम को बेटा हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोबेबिलिटी पढ़ के आ चुके हो, उसकी इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं?
किसी भी रैंडम वेरिएबल की या किसी भी रैंडम प्रोसेस की बेटा इक्वेशन हम बनाते हैं पीडीएफ से, भूल गए हो? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ, याद आया? यस सर, याद आया। स्मॉल एफ ऑफ एक्स की इक्वेशंस आप लोग बनाया करते थे, डिस्क्रीट के नेचर में खुद बनाया करते थे, कंटिन्यूस की नेचर में गिवन होती थी प्रोबेबिलिटी में, स्मॉल ऑफ एफ ऑफ एक्स, याद है? डिस्क्रीट की दुनिया में आप उसको पीएमएफ का नाम देते थे और कंटिन्यूस की दुनिया में आप उसको पीडीएफ का नाम देते थे, याद है? है जी? जी सर। तो मेरे बेटा ये उसका पीडीएफ शो किया जा रहा है। जब हम उस गॉसियन नॉइज जो कि रैंडम इन नेचर है उसका पीडीएफ बनाते हैं तो बेटा वो इस तरह की एक बेल शेप बनती है, इस तरह की एक शेप बनती है। इस गॉसियन नॉइज की जो पीडीएफ बनता है ना उसकी इस तरह की शेप बनती है हमेशा। सिंग फंक्शन बनता है। सिंग फंक्शन का नाम कभी सुना है? सिंग फंक्शन सिग्नल सिस्टम में सिंग के सिग्नल को कभी प्लॉट करके देखा है? नो है सर। जी? अच्छा, जो इसकी इक्वेशन बनती है ना इस एस्टिमेटेड पीडीएफ की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, इसकी इक्वेशन बेटा ये बनती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई जीटा का स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जीटा स्क्वायर। जीटा क्या चीज होता है भाई? पढ़ के आ चुके हो प्रोबेबिलिटी में। ये कौन सा निशान होता है? या जीटा स्क्वायर क्या चीज होती है? सॉरी, सिग्मा। सिग्मा स्क्वायर क्या चीज होती है? वेरिएंस था या वेरिएंस होता है मेरे भाई। म्यू म्यू कौन सा चीज होती है? कौन सी चीज होती है? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, मीन। ठीक है बेटा। और स्मॉल एक्स पता है ना आपको? स्मॉल एक्स क्या होता है? द पॉसिबल वैल्यूज इट कैन टेक। याद है? एक कैपिटल एक्स होता था, एक स्मॉल एक्स होता था, याद है कि नहीं याद? सारी प्रोबेबिलिटी आ गई है आपकी। तो बेटा ये स्टैंडर्ड गॉसियन नॉइस की इक्वेशन है। जब भी आप गॉसियन नॉइस लिखोगे उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है बेटा? उसकी इक्वेशन क्या है? 1/2 पाई डिवाइडेड बाय, या अंडर रूट के अंदर जीटा स्क्वायर लिख दो या अंडर रूट के बाहर ये सिग्मा लिख दो, एक ही बात है। इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ई की पावर एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा का स्क्वायर। बेटा ये इक्वेशन है वाइट नॉइस की। समझ आ गई? बेटा आपके पास जो ये सिग्नल बनता है, ये जो प्लॉट बनता है बेटा, इसको प्रोबेबिलिटी की दुनिया में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया जाता है। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया जाता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल का नाम दिया। ये मैंने आखिरी लेक्चर में थोड़ा बहुत कराया था, अगर आप लोगों को याद हो। याद है? प्रोबेबिलिटी के लास्ट लेक्चर मैंने बोला था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काम आएगा जिंदगी में। बेटा अब आ गया ना काम। तो गॉसियन नॉइस का बेटा जो प्लॉट बनता है, जो उसका पीडीएफ होता है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। उसकी शेप यूं यूं करके बनती है बेटा, ये शेप बनती है। ठीक है? इसको दुनिया की वर्स्ट नॉइस कहा जाता है। इसकी जो इक्वेशन बनी है बेटा, वो इक्वेशन ये है। ये इक्वेशन आप लोगों को ज़बानी याद आनी चाहिए बेटा। ठीक है? समझ आ गई है? ये शेप किस चीज की है? ये उसकी पीडीएफ की शेप है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की शेप है। गॉसियन नॉइस इस तरह नहीं होती, ये उसकी पीडीएफ है। गॉसियन नॉइस इस तरह की रैंडम सी कोई सिग्नल होगी, जब आप उसका पीडीएफ प्लॉट करोगे तो वो कुछ यूं बनेगा। समझ आ गई? आगे चले? जी यार सर। क्यों सारे सो रहे हो? क्यों जी सारे सर। सो रहे हो? हैं?
क्यों वो सारे असल में सो रहे हो बस असल में बताओ हैं? असल में सोने की वजह यही है कि बस क्या कहते हैं उसको समझ में तो आ गई एक बार नॉइस की, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसी को याद नहीं रही। यार आप लोग रिस्पांस मुझे नहीं आता ना, जब मुझे रिस्पांस नहीं आता मुझे पढ़ाने का मजा नहीं आता, तो प्लीज मुझे रिस्पांस दिया करो ना। सर जी वो असल में मसला ये कि प्रोबेबिलिटी भूल गई है, इसलिए सब लोग क्या? प्रोबेबिलिटी सबको भूल गई है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा आप लोग रिस्पांस तो दे ही नहीं रहे, तो मैं खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ये कौन सा सिग्नल है भाई? ये कौन सा सिग्नल है? सर जी ये वो है आपका, क्या बोलते हैं उसको, बैंडविड्थ वाला, जो आपने एक बार पहले पढ़ा है। मैं सिग्नल का पूछ रहा हूँ, बैंडविड्थ नहीं है। सिग्नल कौन सा सिग्नल है ये? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर सिग्नल। साइन वाले का। रेक्टेंगुलर स्क्वायर सिग्नल है या रेक्टेंगुलर सिग्नल है? ठीक है जी, ऐसे ही है। रेक्टेंगुलर। जब इसका जी फोरियर सर। ट्रांसफॉर्म ले लोगे किसी भी रेक्ट सिग्नल का, जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं तो क्या बन जाता है? कौन बताएगा? Whenever we take the Fourier transform of a rect signal, what we get? हाँ, कौन बताएगा? है जी, कौन बोल रहा है? बेटा आप जब भी फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो किसी भी रेक्ट सिग्नल का, यू गेट सिंक फंक्शन। समझ आ गई है? यू गेट व्हाट? नथिंग बट सिंक फंक्शन। ये नजर आ गया आप लोगों को? है जी? बल्कि ये ले लेता हूँ ज्यादा अच्छी है। अब आप लोग कहते हैं हमने सिंक फंक्शन ही नहीं पढ़ा, तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्लियर है? जी सर जी ये साइन फंक्शन की बात है। नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। बेटा whenever you take the Fourier transform of a rectangular signal or a square function, you get nothing but a sinc function। बेटा इसको हम sinc function बोलते हैं, देखिए sinc function बोलते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है। बेटा रेक्टेंगुलर नॉइज सिग्नल जो होता है ना, इसके बारे में कहा जाता है सिग्नल की दुनिया में कि इसमें दुनिया का हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद होता है। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? दुनिया की हर एक फ्रीक्वेंसी। इसमें दुनिया का हर रेक्टेंगुलर सिग्नल में दुनिया का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद होता है। हर और सर जी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद होता है। बहुत आगे रिच सिग्नल होता है, बहुत रिच सिग्नल होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है ये रेक्टेंगुलर सिग्नल, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इसमें दुनिया के हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एग्जिस्ट करती है। उसका अंदाजा हमें यूं होता है कि जब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं बेटा, हमें सिंक फंक्शन मिलता है। अगर आप इस सिंक फंक्शन की शेप को देखो तो क्या ये बिल्कुल इस नॉर्मल कर्व की तरह नहीं है? अगर आप इसका सिर्फ फर्स्ट लोब ले लो, ये बाकी लोब इसके देखें डिके की तरफ जाएंगे, ऐसा ऐसा खत्म होते जाएंगे। अगर आप इसके फर्स्ट लोब को देखो, क्या बिल्कुल ये इस नॉर्मल कर्व की तरह नहीं है, गॉसियन की तरह नहीं है? जी सर। है कि नहीं है? है जी? है सर जी। तो बेटा अभी मैंने आपको बोला कि व्हाइट नॉइस में दुनिया की हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होती है। अब समझ आई कि इसमें दुनिया की हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्यों होती है?
अब समझ आई? समझ आई या नहीं आई? जी सर जी आ गई। यस सर। क्योंकि बेटा उसकी शेप जो होती है वो सिंग फंक्शन की तरह होती है, और सिंग फंक्शन बताते खुद क्या चीज है, नथिंग बट अ स्क्वायर वेव। और इनडायरेक्टली स्क्वायर वेव क्या चीज है कि वो दुनिया की ऐसा फंक्शन है जिसमें हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद है। अब लिंक कर रहे हो चीजों को? यस सर जी। दैट्स द पॉइंट जी, दैट्स द पॉइंट। थैंक यू जी, आप लोगों को समझ आ गई। उफ माय गॉड, ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी मेरे लिए आपको पढ़ाना। सिंक फंक्शन का बेटा जो फार्मूला होता है वो ज़रा देख लो। अब आप लोग कहेंगे कि हमें सिंक का फार्मूला भी नहीं आता। थीटा का साइन कहाँ से मिलेगा मुझे? थीटा, इसको थीटा कंसीडर करो, ठीक है? बेटा जब आप साइन फंक्शन को, किसी भी साइनोसाइडल वेव को उसके थीटे से डिवाइड कर दो तो सिंक फंक्शन बन जाता है। ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है। क्लियर जी? यस सर। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैथ में भी पढ़ा होगा, मगर आप लोग ना अब यहाँ पे वो बन जाते हो, बड़े मासूम से बन जाते हो। मसला यही है, जैसे दुनिया में कभी पढ़ा ही नहीं कोई चीज। ये देखो, नजर आ गई है फॉर्मूला? स्क्रीन पे नजर आ गया सिंक फंक्शन? मैंने लिखा है गूगल में, क्या आ गया है मेरे सामने है? जी सर। साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा यू गेट सिंक फंक्शन। और उसकी शेप देख रहे हो नीचे क्या बनी हुई है? इसकी लोब्स बेटा डिके जी होती सर। जाती हैं, खत्म हो जाती है। इसकी एक मेन लोब होती है, ये बड़ी वाली, उसके बाद छोटी छोटी बनती जाती है, बाकी जीरो की तरफ अप्रोच करती है। क्लियर हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है मेरे भाई ये सिग्नल की दुनिया में। आप लोगों ने इसको मिस क्यों कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है सिंक का फंक्शन। सिंक के फंक्शन के बगैर तो काम ही नहीं होते। तो जब आप किसी रेक्टेंगुलर सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो, प्लीज ये बात कल को कोई पूछ ले तो बता देना। whenever you take the Fourier transform of a rectangular signal you get nothing but sinc function. clear? जी सर। कैसे बनता है ये बेटा? आपने मुझे करके दिखाना होगा, इतनी आसानी से मैं नहीं छोड़ने वाला। आपने मुझे इसके फोरियर निकालने होंगे, ये बहुत आसानी से बनता है, मगर आपने मुझे करके देने होंगे बेटा। इतनी आसानी से मैं आपकी जिंदगी नहीं छोड़ने वाला, आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है आगे। तो सिंक फंक्शन की समझ आ गई? जी सर आ आ गई गई। कि नहीं? जी सर आ गई। आ गई है सर। व्हाइट नॉइस की समझ आ गई? सारी आ गई समझ में सर जी, खुश रहे। जी सर। अब बेटा क्या हुआ, जब आपने बेटा SNR का फार्मूला बना दिया, SNR का सिग्नल टू नॉइस रेशियो का, बेटा शैनन एक साहब थे, एक साइंटिस्ट थे, जिनको बेटा फादर ऑफ कम्युनिकेशन का टाइटल दिया गया था। उनकी कम्युनिकेशन में इतनी कंट्रीब्यूशन थी, इतनी कंट्रीब्यूशन थी कि बेटा इनको फादर ऑफ, सॉरी कम्युनिकेशन नहीं, फादर ऑफ कम्युनिकेशन तो BP साहब को नाम दिया गया था, इनको नाम दिया गया था फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थियरी। इनको फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थियरी का टाइटल दिया गया था बेटा। उन्होंने बेटा 1948 में अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसका टाइटल था मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। उन्होंने बेटा दुनिया में पहली बार किसी भी कम्युनिकेशन चैनल की कैपेसिटी निकाल के दी थी इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। उन्होंने किसी भी चैनल की मैथमेटिकल इक्वेशन बना के दी थी। ये इनकी दुनिया में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। उससे पहले चैनल की कैपेसिटी का पता नहीं था। चैनल की कैपेसिटी से क्या मुराद है
चैनल की कैपेसिटी से मुराद है कि कोई एक खास चैनल या कोई खास पाथ कितना डाटा ट्रांसफर कर सकती है एक टाइम में, कि उस चैनल की कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना डाटा एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके। अब समझ आ गई है बेटा कि चैनल कैपेसिटी से क्या मुराद है? हाँ, चैनल कैपेसिटी समझ आ जी गई सर। है कि हाउ मच डाटा इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसमें कितनी सकत है, उसमें कितनी ताकत है कि वो कितना डाटा ट्रांसफर कर सके। तो बेटा ये चैनल कैपेसिटी या स्पीड, कि वो कितनी स्पीड से वो चैनल एक जगह से दूसरी जगह वो डाटा ट्रांसफर कर सके, इसकी इक्वेशन बेटा शैनन साहब ने 1948 में पहली बार दी थी। वो इक्वेशन क्या थी बेटा? वो ये इक्वेशन थी, C इज इक्वल टू, C स्टैंड फॉर चैनल कैपेसिटी। उन्होंने बेटा ये इक्वेशन दी कि किसी भी चैनल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि इससे ज्यादा वो डाटा रेट ट्रांसफर नहीं कर सकता, इट इज इक्वल टू बी। यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज बी? बी पता है ना बेटा? लॉग ऑफ बैंडविड्थ 2, लिमिट। log of 2 1 प्लस SNR। P और N नॉट B क्या चीज है? सर पावर, इनपुट पावर और ये नॉइस की पावर। और SNR, इसको हमने SNR का नाम दे दिया था ना? यस सर। जी सर। तो बेटा ये शैनन साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी दुनिया में कि इन्होंने चैनल कैपेसिटी की हमें इक्वेशन बना के दे दी। चैनल कैपेसिटी इक्वेशन वाज इक्विवेलेंट टू B इज व्हाट? द बैंडविड्थ ऑफ दैट फिल्टर, जो कि शुरू में लगा था, log ऑफ 2 1 प्लस P इज व्हाट? सिग्नल की पावर डिवाइडेड बाय N नॉट अगेन व्हाट? नॉइस की पावर B व्हाट? दैट फिल्टर बैंडविड्थ। ये बेटा इसमें वो तीन की पैरामीटर्स को इकट्ठे करके, तीन की पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताया था कि तीन की पैरामीटर्स आप अपने दिमाग में रखो, एक हो गया P, एक हो गया B, एक हो गया N नॉट। शैनन साहब ने उन तीन की पैरामीटर्स को इकट्ठे करके हमें को ये इक्वेशन दी और उन्होंने हमें चैनल कैपेसिटी निकाल के दी बेटा, और उसकी इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। ये उनकी बेटा दुनिया में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। आज तक ये फार्मूला वैलिड है बेटा, आज तक ये फार्मूला वैलिड है और हम इसी फार्मूले पे काम करते हैं। आज भी हमने अगर किसी चैनल की कैपेसिटी निकालनी हो, हम यही शैनन साहब की इक्वेशन यूज करते हैं जो कि उन्होंने 1948 में दिया था। सी को बेटा, इस चैनल कैपेसिटी को बेटा हम बिट एरर भी बिट रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बिट रेट। इसको आरबी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए आरबी लिखा हुआ है। आरबी क्या चीज है बेटा? बिट रेट है। सी क्या चीज है? द मैक्सिमम बिट रेट है, द मैक्सिमम बिट रेट है। तो मैक्सिमम बिट रेट को बेटा चैनल कैपेसिटी का नाम दे दिया, सी लिख के दे दिया गया, तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि आरबी इज लेस देन सी। सी क्या चीज है? द मैक्सिमम बिट रेट, ठीक है। आरबी क्या चीज है? जो कि द मॉडेम अचीविंग रेट है, यानी कि बिट रेट जो आमतौर पे होती है। सी क्या चीज है? द मैक्सिमम बिट रेट। तो आरबी की जगह, सी की जगह बेटा आप आरबी भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो अब बेटा इस इक्वेशन से अगर मैं एसएनआर की वैल्यू निकालना चाहूं, इसी इक्वेशन से अगर मैं एसएनआर की वैल्यू निकालना चाहूं, तो ये नीचे वाली इक्वेशन क्या नहीं बन जाएगी? ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, तो ये बी क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा ना, तो सी डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा है कि नहीं है? मैं एसएनआर की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो ये बी नीचे आ जाएगा, सी डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा ना। लॉग को खत्म करने के लिए क्या हो जाएगा बेटा? 2 की पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर सी डिवाइडेड बाई बी। ये 1 इधर आ जाएगा, -1 हो जाएगा, इधर आपके पास रह जाएगा एसएनआर। समझ आ गई? जी सर। सिंपल लॉग को खत्म करने का तरीका बेटा आप लोग कैलकुलस में करके आ चुके हो, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग दैट आर बी इज नथिंग बट सी, आर बी इज इक्वल टू सी है, ठीक है जी सर। तो बेटा दिस इज द इक्वेशन टू फाइंड द चैनल कैपेसिटी। अगर आपको कोई कहे कि मुझे चैनल कैपेसिटी निकाल दो, तो आप कहो कि अभी निकाल देता हूं, बस मुझे 3 चीजें बता दो।
कौन कौन सी 3 चीजें आप उससे डिमांड करोगे? आप उससे डिमांड करोगे चैनल की बैंडविड्थ, दूसरी चीज आप उससे डिमांड करोगे सिग्नल की पावर, तीसरी चीज आप उससे डिमांड करोगे नॉइस की पावर। समझ आ गई? जी सर। जी सर। इस इक्वेशन का क्या फायदा हुआ बेटा? ये इक्वेशन इस नंबर 2 का क्या फायदा हुआ? इसका फायदा बेटा हमें ये हुआ, प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, ये बेटा हमें एसएनआर निकालने का एक और फार्मूला है। अगर आपके पास ऐसा केस हो, प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, अगर आपके पास ऐसा केस हो बेटा जिसमें आपके पास नॉइस की पावर पता ना हो, क्या पता ना हो? नॉइस की पावर पता ना हो, तो फिर आप एसएनआर कैसे निकालोगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करके। फिर आपकी जिंदगी फंस जाएगी ना, फिर आप एसएनआर नहीं निकाल पाओगे। तो बेटा शैनन साहब ने हमारी जिंदगी आसान कर दी थी उनके फार्मूले से। अगर अब हमें सिग्नल नॉइस की पावर ना भी पता हो तो हम इस वाले फार्मूले से एसएनआर निकाल सकते हैं। हम सिंपल क्या करेंगे, 2 की पावर आर बी डिवाइडेड बाई बी -1, ये करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी? एसएनआर आ जाएगी। तो बेटा दिस इज अनदर फार्मूला टू कैलकुलेट द एसएनआर ऑफ एनी चैनल। ये शैनन साहब की इक्वेशन से हमें मदद मिली कि हम किसी और फार्मूले से भी अब एसएनआर निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास नॉइस अननोन हो, उसकी पावर हमें मालूम ना हो, तो फिर भी हम उसकी क्या निकाल सकते हैं? एसएनआर निकाल सकते हैं। बात समझ आ गई मेरी? जी सर। तो दिस वाज द बेटा बेनिफिट ऑफ द शैनन इक्वेशन, दिस वाज द बेनिफिट ऑफ शैनन इक्वेशन। तो ये शैनन साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। किसी का कोई सवाल? किसी को कोई सवाल जी? आगे चलूं? जी सर। तो आगे मॉड्यूलेशन आ जाती है बेटा। आगे टाइम भी मेरे पास कम है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ओके जी सर। सर। 11 बजे तक टाइम है ना हमारा। एक काम कीजिएगा प्लीज़, जब कल हमारा लेक्चर हो तो आप ये पूरा रिवाइज करके आएंगे, एक एक स्लाइड को समझेंगे, आप मेरी वीडियो लेक्चर सुनेंगे, आपके जो भी सवाल होंगे प्लीज़ वो एक पीस ऑफ पेपर पे लिख लीजिएगा और आपने कल मुझसे वो पूछने हैं। और अगर आप मुझसे कल नहीं पूछेंगे तो फिर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, फिर आपने मुझे वो बताने होंगे। समझ आ गई है? जी सर। तो प्लीज़ मेरे साथ प्रॉमिस करें कि आप घर जाके ये रिवाइज करेंगे। यू हैव टू रिवाइज दिस होल वीडियो लेक्चर, जो भी आज का वीडियो लेक्चर हमारा